Good morning students. Today we have start chapter 12 frictions. आपके frictions क्या होता है? घर्षण किसे कहते हैं? देखिए घर्षण जो है ये भी आपके डेली लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज़ है, क्रियाकलाप हैं, बहुत यूज़ होता है इसका। हम वॉक करते हैं, चलते हैं तो रफ़ सरफेस जो है ये फ्रिक्शंस को इंक्रीज़ करती है और जो स्लिपरी सरफेस होती है वो फ्रिक्शन को क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। इसको हमें समझना पड़ेगा। आपको मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि आपके बुक के अंदर भी दे रखा है ये एग्जांपल कि दो बालक जो हैं इजीली सड़क पर वॉक कर रहे हैं। आपके चलते चलते एक बालक तो इजीली चल रहा है और दूसरे बालक के नीचे केले का छिलका आ जाता है। तो केले का छिलके आते ही केले के छिलके पे जैसे उसका पैर पड़ता है, स्टेप रखता है वो, तो स्लिप हो जाता है आपके, यानी उसका जो पैर का जो नीचे का जो सोल होता है और जो आपके सड़क जो होती है, कांटेक्ट सरफेस जो होती है, उसका संपर्क टूट जाता है और बीच में क्या आ जाता है? स्लिपरी आपका सब्सटेंस आ जाता है, केले का छिलका जो स्लिपरी होता है। इसका फ्रिक्शन जो होता है डिक्रीज़ होता है, कम होता है और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इस जो बालक है वो फिसल जाता है। तो आपके यानी संपर्क स्थल से मतलब रिलेटिव होता है मोशन का, जो भी गति करता है उसका किससे संपर्क होता है? बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट जो है छूट जाता है और वो स्लिप हो जाता है। यानी स्लिपरी सरफेस जो होता है वो क्या करता है? फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करता है, कम करता है, यानी मोशन नहीं कर पाता वो और गिर जाता है। तो ये आपके ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ये भी आपका एक जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, फ्रिक्शंस क्या होता है, घर्षण क्या होता है। तो टुडे वी हैव लर्न फ्रिक्शंस। तो आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि घर्षण किसे कहते हैं। यानी आपका फ्रिक्शंस जो है आपके अपोजिट रिलेटिवली मोशंस होता है गति करते हुए, और ये गति कैसे होती है? बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इसमें दो सरफेस जो है आपस में कॉन्टैक्ट के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एक और दे रखा है इसमें कि एक टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है और उस बुक को आपने पुश किया। अगर टेबल जो है बिल्कुल स्मूथ है और बुक को पुश किया तो मोशन आ जाएगा उसमें और थोड़ा हल्के से गति करके और रुक जाएगी इजीली। और तेज़ी से आप देते हैं, फोर्स को तेज़ी से अप्लाई करते हैं तो आपके टेबल और बुक इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शंस लगा वो तेज़ी से मूव होगा और वो और आगे तक खिसक करके फिर स्टॉप होगा। ये है। इसी तरह से आपके ये यहाँ पे मैंने लिख ही रखा है, इट एक्ट ऑन द बोथ द सरफेस, यानी दोनों कांटेक्ट में होने चाहिए फ्रिक्शन का। फ्रिक्शंस जो है डिपेंड ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट, इसलिए इनका ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरफेस इन कांटेक्ट पर। फ्रिक्शंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी लाइफ में जो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं या किस मतलब इम्पॉर्टेंस रखती है किसके ऊपर? घर्षण के ऊपर। घर्षण जो है ये कब इंक्रीज़ होता है? जब आपकी सरफेस जो है, जो कांटेक्ट सरफेस जो है वो रफ़ हो, और कांटेक्ट सरफेस अगर रफ़ नहीं होगी तो फ्रिक्शंस जो है दे मे बी डिक्रीज। तो आपके कुछ एग्जांपल्स जो हैं मैं आपको इसी में से आपकी एक्सरसाइज बुक में से ही बता रही हूँ। इसमें एक एग्जांपल और दे रखा है, ये एक मैंने मेज का बताया पुस्तक में, उसको पुश करने का बल लगा करके, और जितना बल लगा उतना अप्लाई होने के बाद में बुक रुक जाएगी। तो पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई और बल अगर लगाया जाए तो इस बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। अब आपने देखा होगा कि बल लगाते हैं हम तो घर्षण जो है अगर दाईं दिशा में कार्य करता है तो आप बाईं दिशा में बल लगाएंगे या लगाते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होता है इसका। दोनों स्थितियों में घर्षण जो है आपके बुक की गति का विरोध करता है, इसलिए बुक जो है पुश करने के बाद थोड़ी देर बाद में रुक जाएगी। यानी घर्षण जो है बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। ये ध्यान रखना कि घर्षण बल जो होता है सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। आपके ये जो क्रियाकलाप था जो पुस्तक का था, इसमें मेज के दो पृष्ठ बीच में कार्य कर रहे थे। आपके पुस्तक तथा मेज ये दो पृष्ठ हो गए, इनके बीच में कार्य कर रहा था कौन? घर्षण बल। तो ये आपके इसका उदाहरण है। और अब आपका एक इसमें और एग्जाम्पल है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक।
घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसमें आपका एक क्रियाकलाप दे रखा है 12.2 और एक 12.3। इसमें देखिए 12.2 में किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए और ईंट को कमानीदार तुला से खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ेगा। जैसे ही ईंट गति प्रारंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक ले लीजिए और आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त हो जाएगी जो ईंट तथा फर्श के आपके पृष्ठों के बीच में लगी है। आ गया। अब आप ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए। अब डोरी नहीं, पहले तो हमने डोरी लपेटी थी चारों तरफ, अब पॉलीथीन का टुकड़ा लपेट के फिर इसको दोहराएंगे तो आप क्या देखेंगे, दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों के अंदर अंतर आएगा। अब देखिए ये अंतर कैसे आता है। कमानी के अंदर जो मापांक के अंदर जो अंतर आता है वो बल के परिणाम से ही प्राप्त होता है। जो आप लगाते हैं ना बल, उसके परिणाम से ही प्राप्त होता है। ये आपके डायग्राम भी दे रखा है इसमें कमानीदार तुला का। एक और एक्सपेरिमेंट है आपके इसमें 12.13 क्रियाकलाप। किसी चिकने फर्श पर, देखिए इसमें भी ध्यान देना कि किसी चिकने फर्श पर या मेज पर या आनंद समतल बनाइए आप और इस पर ईंट के सहारे कोई लकड़ी का एक तख्ता रख दीजिए, यानी इंक्लाइंड प्लेन बना लीजिए। अब समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कर दीजिए ए। अब पेंसिल को सेल पर इस बिंदु के नीचे लुढ़कने दीजिए और लुढ़कने से पूर्व ये मेज पर कितनी दूरी तय करती है, तो यह आपको नोट करना है। आप पेज नंबर 148 पर देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये बिंदु ए दिखा रखा है, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया है और मेज है, और मेज आपकी कैसी है, बिल्कुल चिकनी मेज है और ऊपर से पेंसिल को लुढ़काया। तो देखिए आप पेंसिल से जब लुढ़काया मेज को, मेज के ऊपर से, तो पेंसिल जो है काफ़ी दूर जा कर के ठहर गई, रुक गई। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करा है इन्होंने, अब इसकी जो पेंसिल की जो मोशन था, गति थी, उसको अलग अलग तरह से जो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस जो है उसको चेंज कर करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है लगाए गए बल को। तो सब में डिफरेंस देखा है इन्होंने, भिन्नता देखी है। अब इन्होंने किस स्थिति में पेंसिल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम होती है, तो यह आपके अलग अलग, एक बार तो इन्होंने क्या करा, प्लेन आपके मेज के ऊपर ही करा है, चिकनी मेज के ऊपर। उसके बाद में इन्होंने मेज के ऊपर कपड़ा बिछा के किया है, फिर देखा कि पेंसिल कितनी दूरी पर जाके रुकी, फिर मेज पर रेत की परत बिछा करके भी देखा और फिर इस प्रयोग को वापस दोहराया है। तो आपके अलग अलग, यानी पृष्ठ पर पेंसिल की जो है मोशन जो है, गति जो है अलग अलग थी। तो कहने का मतलब है कि जो पृष्ठ, जो कॉन्टैक्ट सरफेस जो होती है, पृष्ठ सतह जो होती है, उसकी प्रकृति पर भी आपका ये घर्षण बल जो है प्रभावित होता है। ये है आपके इस प्रयोग में ये बताया जा रहा है कि घर्षण बल जो है आपके जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है उसकी प्रकृति पर भी या नेचर पर भी आपके इफ़ेक्ट डालता है। यहाँ मैंने ये पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो सरफेस फ्रिक्शंस डिपेंड ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट है। ऐसे आपके इसमें एक और प्रयोग दे रखा है, एक बॉक्स को गतिमान करने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं इसमें कि दो पृष्ठों के बीच में आपके अनियमितता के अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है। ये ध्यान रखना, दोनों के बीच में अंतः बंधन होता है, इंटरेक्शंस होता है, तब घर्षण लगता है। यदि पृष्ठ को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। और चटाई को इसी का एक और प्रयोग कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति चटाई पर बैठा है और आप खींच रहे हैं तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और व्यक्ति जब आपकी चटाई पर से हट जाता है और फिर आप चटाई को खींचते हैं तो आप इजीली खींच लेते हैं। क्या तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसका बल लग रहा है और चटाई और नीचे संपर्क है, कांटेक्ट है आपके फर्श का, तो आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति उठता है और फिर चटाई को आप खींचते तो ईजिली खींच लेते हैं। तो आपका क्या होता है, घर्षण बल जो है आपके ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता और घर्षण जो है इंक्रीज़ हो जाता है, चटाई ईजिली खिंच जाती है। तो यह आप इसमें एग्जाम्पल आपके काफ़ी सारे दे रखे हैं घर्षण बल को समझने के लिए। अब देखिए घर्षण बल के बारे में एक और दे रखा है इसमें टर्म्स, हानिकारक परंतु अनिवार्य। आपके घर्षण बल जो होता है हानिकारक भी होता है और आपके अनिवार्य भी होता है। तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़
में से किसी को मतलब किसको पकड़ना ज़्यादा आपका आसान होगा, तो आप देखेंगे कि जो ग्लास है उसका बाहरी सतह कैसी होती है, पृष्ठ कैसी होती है, चिकनी, और उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी रहती है, तो आपको पकड़ना जो है ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और जो कुल्हड़ है आपके रफ सरफेस होती है उसको आप इजीली पकड़ सकते हैं, घर्षण जो है उसमें ज़्यादा लग रहा है और आप आसानी से उसको कुल्हड़ को पकड़ सकते हैं। ऐसी मार्बल के गीले फर्श पर या कीचड़ वाली पगडंडी पर आपका चलना जो है कठिन होगा, और घर्षण ना होने के कारण आप इस पर चलने की जो स्थिति जो है उसकी कल्पना भी कर सकते हैं। यदि घर्षण ना हो, मतलब घर्षण होना बहुत ज़रूरी है, आपके जो दैनिक जीवन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब घर्षण के ऊपर टिकी हुई हैं। आप पेन से कॉपी में लिखते हैं, दोनों का संपर्क होता है आपके, तो घर्षण होने के कारण ही पेन और पेंसिल जो है ये आपके कॉपी पर चलते हैं। और ऐसे शिक्षक जो है, टीचर्स जो है चौक से बोर्ड पर लिखते हैं, तो बोर्ड के ऊपर जो बोर्ड की जो रुक्ष पृष्ठ होती है, रफ जो सरफेस होती है, उसकी रगड़ से आपके चौक के कण जो है बोर्ड के ऊपर उतर जाते हैं और हमें जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ जो है वो स्पष्ट दिखाई दे जाता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, घर्षण के। ऐसे आप देखते हैं दैनिक जीवन में आपके जो स्लीपर्स पहनते हैं या जूते वगैरह पहनते हैं, उनके तले में खरोंच मतलब खाँचें होती हैं, किसके लिए होती हैं, घर्षण बल को ये मतलब तेज करने के लिए कि आप इजीली चल सकें। और कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा अगर आपने स्लीपर यूज़ किया तो आपने देखा होगा कि सोल जो है घिस जाते हैं, यानी टायर के भी घिस जाते हैं और आपके स्लीपर के भी घिस जाते हैं। तो ऐसे घिसे हुए सोल का अगर आपने जूता पहना तो आप स्लिप हो सकते हैं, आपका घर्षण बल जो है कम लगेगा और आप गिर सकते हैं। और आपके टायर वगैरह में भी देखे होंगे, 4 व्हीलर्स के अंदर इसमें भी खाँचें बनी होती हैं, तो घर्षण बल को मतलब इंक्रीज़ करने के लिए होती हैं। तो कुछ स्थिति में घर्षण बल जो होता है हानिकारक भी होता है, और हानिकारक कब होता है, जब वस्तुएं घिस जाती हैं। आपके जब वस्तुएं घिस जाती हैं, जूतों के सोल घिस जाएंगे, और आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर पुलों के ऊपर चढ़ते हैं तो घिसी पिटी सीढ़ियाँ होती हैं, उस पर अगर आपका पैर पड़ गया तो आप स्लिप हो सकते हैं। तो ये घर्षण से मतलब घर्षण जो है हानिकारक भी हो सकता है। अब इसमें एक और है, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। घर्षण से ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, इसका आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ये देख सकते हैं कि आप हाथ को रबिश करते हैं, 2 मिनट हाथ को रगड़िए तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाथ जो है आपके गर्म हो गए। और बहुत अधिकतर अगर आप मिक्सर को भी चलाते हैं तो उसका पॉट जो है गर्म हो जाता है। तो यानी घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आपके घर्षण का बढ़ना और घटना, यानी कब घर्षण बढ़ता है, जब रफ सरफेस होती है तो घर्षण बढ़ता है, और जब आपकी चिकनी सरफेस होती है तो घर्षण कम होता है। तो ये इसमें इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। आप इसके अंदर आपके बुक के अंदर पेज नंबर 151 पर दे रखा है, और एक और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रखा है कि घर्षण को कम करने के लिए अधिक मतलब घर्षण कम हो और आपके मशीनरी जो है इजीली काम करे, तो आपके इसमें एक लुब्रिकेंट ऑयल का भी यूज़ करते हैं मशीनरी के अंदर। और एक आपने देखा होगा कैरम खेलते समय पाउडर क्यों छिड़कते हैं, ताकि आपका स्ट्राइकर जो है इजीली मूव करे। तो इस तरह से आपके यानी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में। दरवाज़ा जो है तेल की कुछ बूंद डालते ही दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल और मोटर के मैकेनिक जो है मशीनों में गतिशील भागों के लिए ग्रीस लगाते हैं, तो ये सब आपके घर्षण को कम करते हैं। जब तेल और ग्रीस या ग्रेफाइट मशीनरी गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो एक परत बन जाती है, और इस पे गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाती, और आपके क्या होता है, घर्षण कम लगता है, और ये जो आपके मशीनरी के जो पार्ट्स हैं ये इजीली काम करते हैं। तो गति को सहज बनाने के लिए यानी घर्षण कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का, पदार्थों का, जिसको हम स्नेहक कहते हैं। लुब्रिकेंट को हम क्या बोलते हैं, स्नेहक पदार्थ ये होते हैं। अब आपके इसमें एक और लास्ट टॉपिक है कि पहिए भी जो है घर्षण को कम करते हैं। आपका कोई भारी बोझ है और आपने उसमें नीचे छोटे 2 पहिए लगा लिए, तो आप इजीली भारी बोझ को इजीली क्या है, पुल कर सकते हो, खींच सकते हो। या पेज नंबर 52 पर देखिए, लोटन घर्षण को कम कर देता है। ऐसी रोलर पर पुस्तक की गति ये भी इसको कम करती है। आपके
अब है तरल घर्षण। तरल पदार्थ में घर्षण के लिए आपके बोट वगैरह देखी होगी, स्ट्रीमलाइन मतलब आपके नाव के आकार की बोट शेप। और इसी में एक हवाई जहाज का भी उदाहरण दे रखा है। उसकी आकृति कैसी होती है? हवाई जहाज की आकृति पक्षी के आकृति की होती है, यानी स्ट्रीमलाइन बनाते हैं इसको। तो तरल द्वारा भी घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है कर्षण। तो किसी भी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि तरल पदार्थ कैसा है, डेंस है या डाइल्यूट है, कैसा है। वाटर जो होगा उसमें गति जो है तेज़ी से होगी, और अगर आपके डेंस है, गाढ़ा पदार्थ है, तो उसमें कम होगी। तो यह आपके घर्षण बल वस्तु की आकृति। अब आकृति के ऊपर भी मैं बता दूं, बोट जो होती है पानी में तैरती है उसको बोट शेप स्ट्रीम लाइक बनाते हैं। आपके एकदम समतल नहीं, थोड़ा आगे से उठा हुआ और पीछे से भी, यानी स्ट्रीम लाइन बोलते हैं उसको, बोट के आकार का। तो आपके वो इजीली जो है पानी के अंदर मोशन करती है, और घर्षण जो है उसमें आपके मतलब ये अधिक लगता है और इजीली ये मूव करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं इसमें। इस तरह से आपके ये घर्षण बल का कंप्लीट है, जो कि हमारी दैनिक जीवन के अंदर सबसे अधिक उपयोग में आता है। और इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप उनको भी टीच करना। नहीं समझ में आए तो आप वापस पूछ सकते हैं।